नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा अध्याय रहेगा जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन हमें पता है कि पृथ्वी के 71% भाग पर वर्तमान में जल मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं है। इतनी ज्यादा पानी पृथ्वी पर होने के बावजूद भी हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है कि हमारे पास पीने योग्य शुद्ध जल है वो नहीं है। पृथ्वी के 71% पे होने के बावजूद भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संसाधन के बारे में देखेंगे। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी बार बार बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जल संकट का हम सामना कर रहे हैं। जल के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे जल को बचाया जा सकता है, कहां कहां पर हम जल का उपयोग कर रहे हैं। जल, धरातलीय जल, भौम जल के बारे में भी अध्ययन करेंगे, धरातलीय जल के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और जो हमारी वर्षा जल संग्रहण पद्धतियां हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। इन सब के बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। हमारा अध्याय आज का बहुत ही शानदार होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस अध्याय में जो हमारी समस्याएं हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, और इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, जल संकट से कैसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में भी इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा अध्याय है जल संसाधन। शुरू करते हैं आज का अध्याय जल संसाधन। जल संसाधन में अगर हम देखें ना तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, बाकी के 29% भाग पर स्थल भाग है, यानी जमीन है। 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर हमारे पास जमीनें हैं। ये अगर इस 71% भाग में से देखें ना तो इस जल में से लगभग 97% जल है वो खारा जल है, समुद्री जल है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3% जल वो मीठा जल है, मीठा जल है। खारे जल को कठोर जल भी कहते हैं, कठोर जल। यानी पृथ्वी के ऊपर जो 71% भाग पर जल है उसमें से 97% भाग पर तो खारा जल है, जिसे हम काम में ले ही नहीं सकते, यानी वो कठोर जल है, खारा जल है। उसमें से सिर्फ 3% जल ही मीठा जल है, जिसे हम काम में लेते हैं। और इसका भी अगर हम देखें ना तो 70% हिस्सा, यानी लगभग 2.1% हिस्सा है वो बर्फीला है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। हमारे पास पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। अगर शुरुआत से हम बात करें, 71% भाग पर पृथ्वी पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। जल का भाग देखें तो 97% खारा जल यानी कठोर जल है, और 3% ही हमारे पास मीठा जल है। इसी का ही 70% यानी 2.1% भाग है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 0.8% भाग है वो भौम जल है। भौम जल यानी जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कितना है? 0.8%। और बाकी के 1% हिस्से पर अगर हम देखें ना तो नदी और झीलें 1% भाग पर है। अब हमें ये याद रखने आंकड़े जो याद रखने, कितने प्रतिशत भाग पर जल? 71%। स्थल कितने प्रतिशत भाग पर? 39। 71 का 97% खारा जल, कठोर जल है, और 3% ही मीठा जल है। यहां तक आंकड़े हमें याद। स्थिति देखें ना भारत की, तो भारत के पास 2.4% विश्व का क्षेत्रफल है, यानी कि जमीन हमारे पास विश्व की कितनी है? 2.4%। और 16% विश्व की भारत के पास जनसंख्या है। भारत के पास विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो वो 16% है। अगर हम बात करें तो विश्व का 4% ही जल हमारे पास उपलब्ध है, यानी जल बहुत ही कम मात्रा में भारत के पास है। भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं विश्व में भारत के 2.4% विश्व का क्षेत्रफल हमारे पास है, विश्व की 16% जनसंख्या हमारे पास है, और विश्व का जल अगर हम देखें ना तो सिर्फ और सिर्फ 4% जल ही विश्व का हमारे पास उपलब्ध है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जल पाया कहाँ जाता है। हमें पता है या तो हमें जल मिलेगा धरातल के ऊपर, जिसे हम धरातलीय जल कहते हैं, या फिर हमें जल मिलेगा भूमि के अंदर, जिसे हम भौम जल कहते हैं। धरातलीय जल
और भौमजल, दो प्रकार के जलों के स्रोत होते हैं। हमें दोनों याद रखने हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर। जल हमें मिलेगा नदी, झील में, नहर में, तालाब में, और तालाब से थोड़ा छोटा होता है तलैया, तलैया में। यानी ये जो स्रोत होते हैं वो द्रातलीय जल के स्रोत होते हैं। अब अगर हम बात करें तो भौमजल यानी भूमि का अंदर के जो जल है वो मिलेंगे हमें कुएं और नलकूप से, कुएं और नलकूप से, नलकूप से, कुएं और नलकूप ये भौमजल के स्रोत हैं। जबकि द्रातलीय जल के स्रोत नदी, झील, नहर, तालाब, तलैया ये होते हैं द्रातलीय जल के स्रोत। और भौमजल के स्रोत कुएं और नलकूप होते हैं। याद रखना है हमें, द्रातलीय जल के स्रोत नदी, झील, तालाब, तलैया, नहर, जबकि भौमजल के स्रोत कुएं और देखें नलकूप। वर्षा की बात करें तो एक साल में भारत में है वो 4000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, 4000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, जिसमें से हमारे पास 1869 घन किलोमीटर ही पानी है वो उपलब्ध होता है। 1869 घन किलोमीटर ही पानी हमारे पास उपलब्ध है, और 1869 घन किलोमीटर हमारे पास उपलब्ध होता है। इसका 60%, इसका कितना 60%, यानी कि 1122 घन किलोमीटर पानी ही हमारे काम में आता है। बाकी का वापिस नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। वर्षा की बात करें, भारत में 4000 घन किलोमीटर एक साल में वर्षा होती है, जिसमें से 1869 घन किलोमीटर पानी है वो हमें उपलब्ध होता है। और इस 1869 का 60% ही हमारे काम में आता है। जिस अगर हम बात करें 1122 घन किलोमीटर, यानी इसका 60% होगा, 1122 घन किलोमीटर जल ही हम काम में लेते हैं। और इस 1122 का 690 घन किलोमीटर है वो तो द्रातलीय जल है, 690 घन किलोमीटर द्रातलीय जल है, जबकि 432 घन किलोमीटर है वो भौम जल है। घन किलोमीटर क्या है? भौम जल है। दोबारा देखिए, हमारे भारत में एक साल में 4000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, जिसका 1869 घन किलोमीटर जल ही हमें उपलब्ध होता है। और इसका 60% 1122 घन किलोमीटर ही हम काम में लेते हैं। बाकी का जल है वो वापस नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। इस 1122 को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक द्रातलीय जल और एक भौम जल। द्रातलीय जल की अगर हम बात करें तो इसका 690 घन किलोमीटर द्रातलीय जल है और 432 घन किलोमीटर है वो भौम जल है। खारा जल पाया जाता है। हमें पता है भारत की जो तटीय रेखा है वो दंतुरित है, यानी कटी फटी ही है। तो अगर हम देखें ना, केरल में, बंगाल में और उड़ीसा में ये लेगुन और पस्य जल पाया जाता है। लेगुन बनते कैसे हैं? ये समुद्री जल है वो, जैसे इस तरफ अरब सागर है भारत की और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी समुद्री भाग है। समुद्री भाग जहां ऊंचा है और स्थलीय भाग है जहां से नीचा है, यहां से ये पानी है वो स्थलीय भाग पर आकर और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और अस्थायी तौर पर एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लेगुन और पस्य जल कहते हैं। भारत की तटीय रेखा है वो दंतुरित है। ये लेगुन और पस्य जल हमें केरल में, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। तीनों राज्यों के नाम याद रखने, लेगुन और पस्य जल ये खारे जल की झीलें होती है और ये केरल, बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलती है। इनमें खारा जल पाया जाता है, खारा जल पाया जाता है, खारा जल जिसे हम कठोर जल कहते हैं, पाया जाता है। अब इसका उपयोग, लेगुन और पस्य जल का उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग हमें पता है किस किस में होता है। एक तो मछली पालन में, मछली पालन में, मछली पालन में इनका उपयोग किया जाता है। और एक होता है चावल की कुछ किस्में ऐसी होती है जो, चावल की कुछ किस्में ऐसी होती है जिनमें खारा जल डाल, एक होता है चावल की कुछ किस्में ऐसी होती है जो खारे जल में होती है। और नारियल के पेड़ होते हैं, नारियल लगाने में भी
इनका उपयोग होता है। लेगुन और पश्य जल की अगर हम बात करें, तटीय राज्य हैं बंगाल, केरल, उड़ीसा, उनमें ये लेगुन और पश्य जल पाया जाता है। इनमें खारा जल होता है। इसका उपयोग मछली पालन में किया जाता है। चावल की कुछ किस्में होती है जिनको उगाने में इनका उपयोग किया जाता है। और नारियल के पेड़ पौधे हैं, नारियल के पेड़ हैं, वो लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमें याद रखना है। लेगुन की मांग और उपयोग, जल की मांग और उपयोग की, जल की मांग और उपयोग के बारे में अगर हम देखें ना, तो आजादी के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना शुरू की। बहुउद्देश्य परियोजना शुरू की। बहुउद्देश्य यानी ऐसी परियोजना जिनसे अनेक उद्देश्य की पूर्ति हो, उसे हम बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। जैसे नदी का जल एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं, उससे सिंचाई की सुविधा हो, उसे पीने के पानी में काम में ले रहे हो, तो कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजना को हम बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। भारत में अगर हम बात करें ना, तो बहुउद्देश्य परियोजना है जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये परियोजनाओं के नाम हमें याद रखने, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर परियोजना और इंदिरा गांधी परियोजना। जल की मांग और उपयोग का पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। आजादी के बाद भारत ने, हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कई नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया है, जिसमें से देखें तो भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य है। अब हम देखेंगे जल का उपयोग किस किस क्षेत्र में कितना उपयोग हम कर रहे हैं। हमें पता है कि धरातल पूरी पृथ्वी पर दो जगह जल पाया जाता है। एक तो जिसे हम कहते हैं धरातलीय जल और एक हमारा है भौम जल। धरातलीय जल, भौम जल, किस क्षेत्र में इन दोनों का कितना उपयोग होता है? सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इनका उपयोग होता है कृषि में। उसके बाद 2 नंबर उपयोग देखें तो इनका उपयोग होता है उद्योग में। उसके बाद 3 नंबर उपयोग देखें तो इनका उपयोग होता है हमारे घरों में। ये क्रम से हमें याद रखने हैं। धरातलीय जल का 89% है वो कृषि में उपयोग होता है, जबकि भौम जल का 92% जल है वो कृषि में उपयोग होता है। उद्योग में अगर हम बात करें तो धरातलीय जल का 2% उद्योग में काम में लेते हैं और भौम जल का 5% जल है वो उद्योगों में काम में लिया जाता है। घरों में अगर हम देखें तो धरातलीय जल का उपयोग है, धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में ज्यादा होता है। यानी धरातलीय जल का उपयोग घरों में ज्यादा होता है। धरातलीय जल जिनके स्रोत हमें पता है, नदी, झील, नहर, तालाब, तलैया, इनका उपयोग हम ज्यादा करते हैं घरों में, जबकि भौम जल का उपयोग है घरों में बहुत ही कम होता है। हमें क्रम से याद कर रखने हैं। सबसे ज्यादा धरातलीय जल का उपयोग कृषि में होता है, फिर 2 नंबर उद्योग में होता है और 3 नंबर घरों में। भौम जल का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में, फिर उद्योग में और फिर घरों में बहुत ही कम या ना के बराबर ही इनका उपयोग है। अच्छी तरह ये पार्ट समझ में आया होगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और लेसन है और इस लेसन का जो बाकी का पार्ट है वो आप इसी चैनल। आज के लिए इतना ही और आप सबका धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े।